Hello guys, welcome back to this channel again and to these lessons. So आज की इस वीडियो में जो बची हुई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं हम वो जल्दी से ख़त्म करेंगे so that हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर सकें अपना. So let's move on to the remaining terms of temperature independent concentration terms basically. So next term लास्ट वीडियो में हमने देखा था कौन सी टर्म, परसेंटेज मास बाय मास, राइट, या इसको हम मास फ्रैक्शन भी बोलते हैं. तो ये पहली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म थी. अगली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म इज़ योर मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. इसको यूजुअली काई के नाम से हम बोलते हैं. सो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की है जो हम बेसिक अपने फॉर्मूला में यूज़ करेंगे. सो लेट अस अज्यूम कि A इज़ सम सल्यूट जिसका मास इज़ A, B कोई हमने सॉल्वेंट लिया जिसका मास इज B, एंड Na इज़ व्हाट कि उस A सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमने रिप्रेजेंट किया बाय Na. सिमिलरली B के मोल्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए किससे, Nb से. अब देखो फॉर नंबर ऑफ मोल्स हमें फॉर्मूला पता है दैट मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट. सो मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ A. अगर A के लिए हम निकाल रहे हैं मोल्स ऑफ A तो विच इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A. इसी तरह से फॉर मोल्स ऑफ B, अगर B के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सो इट इज़ मास ऑफ B बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B. तो ये हमने दोनों के लिए मोल्स निकाले. अब इनको हटा के हम अगर मोल फ्रैक्शन पे वापस आएँ तो व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन बेसिकली. सो मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के, फॉर एग्जांपल सल्यूट के या सॉल्वेंट के, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि उस पूरे सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इंक्लूडिंग सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. एंड सॉल्यूट के पर्टिकुलर मोल्स अगर हम पूरे सोल्यूशन के पर्टिकुलर मोल से कंपेयर करें या फिर सॉल्वेंट के पर्टिकुलर मोल्स हम पूरे सोल्यूशन के मोल्स के साथ कंपेयर करें तो वो हमें उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या बताएगा, मोल फ्रैक्शन. तो इसी टर्म को यूज़ करके यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है दैट इज़ कि मोल फ्रैक्शन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का इज इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल्स डिवाइडेड बाय उस चीज़ में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट. क्लियर. सो फॉर एग्जांपल हमें बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन निकालो आप किसकी, A की. वी हैव सॉल्यूट, वी हैव सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट को हमने A से रिप्रेजेंट किया एंड हमें बोला कि आप इस सोल्यूशन में जिसमें हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड करा, सॉल्यूट का आप मोल फ्रैक्शन निकालो. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके बराबर, इट इज़ इक्वल्स टू, अगर A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स भी किसके लेंगे ऊपर, A के, एंड इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, बेसिकली सोल्यूशन किस किस से मिलके बना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट. सो वी कैन राइट दैट Na इज इक्वल्स टू Na प्लस Nb. तो Na को जिसके लिए हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं अगर उसको हम डिवाइड कर दें बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो हमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या बताएगा, मोल फ्रैक्शन. या अगर हमें सपोज वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर B तो इसके लिए वी कैन राइट मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B. तो ये टोटल मोल्स, ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल्स जिसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. तो ये हुआ आपका मोल फ्रैक्शन. अब डायरेक्टली अगर आप मासेस के रिस्पेक्ट में भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली क्या करें, इस मोल की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इस तरीके से भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास. ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोल्स. अगर आप इनमें मोल्स की ये वैल्यूज़ रख दें इन टर्म्स ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो वहाँ से यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मास, राइट. इट इज़ वेरी सिंपल. न्यूमेरिकल्स भी इसके आपको सिंपल ही मिलेंगे. ये तो हुआ मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन एंड उसका फॉर्मूला. बट मोल फ्रैक्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है
So let's talk about those things. सबसे पहली बात, these are the important notes. सबसे पहले कि किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन, किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन, it is always less than 1 and greater than 0, right? So मोल फ्रैक्शन का वैल्यू किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए या तो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन का हम सम करें तो वो हमेशा हमें क्या वैल्यू देगा, 1. तो इसी से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A. ये दो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन में जहाँ पे आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला जाए. अब अगर आपने सपोज सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, राइट, कि सपोज मोल फ्रैक्शन A यू हैव कैलकुलेटेड, सपोज यह है हमारे पास X, राइट. सो B के लिए आपको दोबारा पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या करोगे, B की मोल फ्रैक्शन के लिए 1 में से इस पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस कर दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B. क्लियर? सो ये दो बातें. नेक्स्ट इसमें अब सपोज थर्ड पॉइंट कि अगर किसी चीज़ का मोल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल इट कम्स आउट टू बी 0, तो that means that substance do not exist. 0 मोल फ्रैक्शन है मतलब वो उसका कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तभी उसका मोल फ्रैक्शन क्या आया, 0. एंड अगर किसी सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 1, तो दैट मीन्स दैट substance is pure. If the value of mole fraction comes out to be 1 अगर वैल्यू आए आपके पास, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो भी हमने मोल फ्रैक्शन जिसका भी कैलकुलेट किया वो अपनी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है. एंड अगर वैल्यू आपके पास 0 आए, दैट मीन्स दैट अमाउंट, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट. सो ये तो हुआ हमारे पास मोल फ्रैक्शन. Let's move on to the next term. Again I'll say कि आप प्लीज़ हर एक टर्म के या इस पूरे टॉपिक के जो भी हमने लेसन ये स्टार्ट किया है, आप प्लीज़ इसके खुद से नोट्स बनाएं, तभी आपको क्लैरिटी आएगी चीज़ों में. क्योंकि कई बार देखने से उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें चीज़ें याद रहती हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें रिटेन करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा इन चीज़ों को याद रखना. सो लेट्स टेक अनदर टर्म which is molality and it is represented by small m. Molarity हमने किया था, that is temperature dependent term, but molality is temperature independent term. ये आपको ध्यान रखना है and it is represented by small m, right? So सबसे पहले again इसको define करें. It is the number of moles of solute per kg mass of solvent. अगेन दिस टर्म मोलालिटी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने सोल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है, कितने सोल्यूट के मोल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, किसमें, 1 केजी मास सॉल्वेंट में. यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सॉल्वेंट. एंड इट इज़ द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें डिनोमिनेटर में हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. बाकी आपने हर एक टर्म में देखा होगा, हर बार हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, सॉल्यूशन से कंपेयर किया दूसरे सब्सटेंस को. लेकिन इन मोलालिटी वी कंपेयर
solute with solvent, right? So let's write the formula. Molality is equals to moles of solute by mass of solvent, बट किस में, kgs में. अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि इन डिनोमिनेटर वी आर कंपेयरिंग किसके साथ, अपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ, एंड ये जो मास हमने डिनोमिनेटर में लिया है दिस यू हैव टू टेक इन किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई. ये हुआ हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला, राइट. अब अगेन मोल्स है तो मोल्स किसके बराबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो इस फॉर्मूला को अगेन वी कैन राइट दैट मोलालिटी इज इक्वल्स टू, मास को सपोज हम m नॉट से रिप्रेजेंट करें, मॉलिक्यूलर मास को इस तरह से रिप्रेजेंट करें अगर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs. ये हुआ आपके पास एक और फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में. अब अगर आपको मोल्स के रिस्पेक्ट में अगेन क्वेश्चन गिवन है तो यूज़ दिस फॉर्मूला, अगर आपको मास के रिस्पेक्ट में गिवन है तो यूज़ दिस फॉर्मूला. अगेन वन मोर थिंग, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ मास जो है इन ग्राम्स दे रखा है कि ग्राम्स में मास गिवन है, तो देन मोलालिटी विल बी मोल्स ऑफ solute by mass of solvent in grams. So then you have to multiply this formula by 1000, right? Again इसी तरह से molality is equals to molecular mass, mass by molecular mass into mass of solvent. अगर ये ग्राम्स में गिवन है तो इसको करो आप 1000 से मल्टीप्लाई. तो ये रहा आपका मोलालिटी का फॉर्मूलेज हर एक रिस्पेक्ट में. ये फॉर्मूला कहाँ आपको यूज़ करना है, जहाँ पे क्वेश्चन में मोल्स आर गिवन. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है अगर मास गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट. एंड ये फॉर्मूला अगर आपको इंस्टेड ऑफ kgs मास गिवन हो किस में, ग्राम्स में, एंड ये भी मास एंड दैट मास ऑफ सोल्यूट, देन ये सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई. सिंपल है फॉर्मूलाज. अगेन आई विल से न्यूमेरिकल से यू विल अंडरस्टैंड बेटर. तो व्हेन वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट सब क्लियर होगा, सब रिवाइज होगा दोबारा से. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, नोट्स बनाओ. आई अगेन रिक्वेस्ट यू पीपल कि प्लीज़ मेक द नोट्स, आप ही के बेनिफिट के लिए है ये. So let's see another term. Last term is parts per million mass by mass, right? So इसका formula is mass of solute by mass of solution into 10 power 6. अगेन सिंपल फॉर्मूला है जिसमें मास ऑफ सोल्यूट को हमने मास ऑफ सोल्यूशन के साथ कंपेयर किया एंड मल्टीप्लाई किया किससे, 10 पावर 6 के साथ. एंड ये टर्म आपको कहाँ यूज़ करनी है, जहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन हो आपको, वहाँ पे यू हैव टू यूज़ दिस टर्म पार्ट्स पर मिलियन मास बाय मास. एंड यहाँ पे अगेन आई विल राइट ppm is parts per million, राइट. सो ये हुई आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. तो इसी के साथ हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितनी भी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दोनों के फॉर्मूलाज को डिटेल में कवर किया है. अब जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको अगेन सब चीज़ें दोबारा से रिवाइज होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम न्यूमेरिकल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. अब यहाँ पे हम जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े उन फॉर्मूलाज को हम न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट करके उनका यूज़ देखेंगे. एंड अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पिछले पेपर्स को सॉल्व करें, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी नहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, यू पीपल वांट कि हम रैंडम न्यूमेरिकल्स उठाएं या फिर जो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे हैं क्वेश्चंस
उनको उठा के उनको सॉल्व करें। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ अपना सजेशन दें कि आप लोगों को क्या चाहिए, कि हम रैंडम न्यूमेरिकल्स उठाएं या फिर जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस उन्हीं को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो प्लीज़ कमेंट, एंड अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।